नमस्कार, प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को, जिसमें हम कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को। तो कल हमने पढ़ा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 1 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ताज के शासन के तहत पारित होने वाले अधिनियम या एक्ट को। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने आती है और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में उसे व्यापार करने के लिए और भी विस्तृत अधिकार मिल जाते हैं और इसके बाद 1765 में वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारों को भी प्राप्त कर लेती है, जहां दीवानी अधिकारों का मतलब है सिविल मामले और राजस्व संबंधी मामले। इसके बाद जो शासन है वो दो स्तरों पर, मतलब दो तरीकों का दिखाई पड़ता है हमें। यहाँ कंपनी का शासन और उसके बाद ताज का शासन। कंपनी का शासन जब आता है तो उसमें 1773 से लेकर 1858 तक के बीच जितने भी एक्ट पारित होते हैं हमने उसको आपको कल की वीडियो में पढ़ाया है। और आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन, जो 1858 ईस्वी से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद होता है तब तक चलता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब बात आती है कि कंपनी के शासन से ऐसा क्या हो गया कि ताज का शासन लाना पड़ा। तो 1857 में हो जाती है 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह, जिससे यह अंग्रेजों को महसूस होने लगता है कि अब हमें सीधे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी, वरना हम भारत को अपना उपनिवेश बनाने का जो इरादा है या जो हमने सपना देखा है वो चूक जाएगा और हम भारत की सत्ता को अगर सीधे तौर पर हथियाना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएंगी अगर हम ताज का शासन नहीं लाते हैं। तो एक तरीके से अपने हितों को पूरा करने के लिए ही, और उनको ये डर हो गया कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, इसलिए वह अब कंपनी का शासन समाप्त करके ताज का शासन लाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत क्या काम होते हैं? तो इसके तहत सबसे पहले EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और अब गवर्नरों की जो क्षेत्र एवं राजस्व संबंधी शक्तियां थी वह सीधे ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो जाता है और अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाता है। और इस तरीके से जो भारत के वायसराय बने वह थे लॉर्ड कैनिंग, और अब वायसराय को ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर माना जाता है। यानी अब वह सीधे जवाबदेही उसकी जो बन रही है वह ब्रिटिश शासन के लिए ही बन रही है। मतलब अब कंपनी जैसी चीज तो समाप्त हो गई है, इसलिए अब सीधे सीधे वायसराय ब्रिटिश ताज के प्रति जवाबदेही रखता है। फिर इसके तहत COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये जो COD थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनी थी और जो BOC है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनता है। ठीक है, तो इनको समाप्त कर दिया जाता है और जब ये दोनों बॉडीज समाप्त हो गई तो सीधी सी बात है कि अब द्वैध शासन व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक नए पद का सृजन होता है और वह है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाता है और इसकी सहायता के लिए
15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ये एक प्रकार का निगमित निकाय होता है जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, तो इसी के तहत ताज का शासन आ जाता है। फिर आपका आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आइए वो देखते हैं। तो यह कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो यानी 1861 के अधिनियम के तहत ही कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे, ऐसी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये ध्यान रखिए, देखिए शुरुआत आ गया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसकी शुरुआत हो रही है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की। फिर इसमें कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता था। ठीक है, इसी के तहत यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई की विधायकी शक्तियां पुनः वापस कर दी जाती हैं, और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट को उलट देता है। अब शक्ति का यहाँ पर विकेंद्रीकरण हमें दिखाई पड़ता है। तो हमने जब आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तब आपको ये बताया था उसमें कि इसी के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल हो जाते हैं, और इसके साथ ही 1833 के चार्टर एक्ट में मद्रास और बंबई के गवर्नरों से विधायकी शक्तियां भी ले ली जाती हैं, और शासन की शक्ति का अब केंद्रीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 1861 में इसका सीधा मतलब बिल्कुल सीधे सीधे इसको उलट दिया जाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है, और इसमें अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, यानी शक्ति को बांट दिया गया है। अब बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं उनको विधायकी शक्तियां पुनः वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, फिर इसके तहत यानी 1861 के अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक है, वायसराय को अब परिषद के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति भी दे दी जाती है, और इसके साथ ही पोर्टफोलियम प्रणाली भी शुरू कर दी जाती है। पोर्टफोलियम प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो एक मंत्री है वो अपना विभाग तो संभालेगा ही संभालेगा, इसके साथ वह दूसरे अन्य विभागों का भी प्रभारी बना दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियम प्रणाली। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम से होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीटी फैक्ट एक तरीके का है यहाँ पर, वो ये कि इसी अधिनियम के तहत आपातकाल में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी अवधि 6 माह मानी गई थी। मतलब यह 6 माह तक अध्यादेश चलता था। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्यकारी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता है। इस अधिनियम में यानी 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुमति दी जाती है कि अब अगर कोई भारतीय भी किसी ब्रिटिशर से प्रश्न करता था तो उसको यह अब आवश्यक हो गया था कि वह भारतीय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक के तौर पे अगर देखें तो बजट 92। ठीक है, बजट 92, तो 1892 में क्या है? बजट। ठीक, तो बजट पर इस समय बहस कर सकते हैं और प्रश्न को पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी एक प्रश्न किया उसका उत्तर दिया गया, उत्तर से अगर आप संतुष्ट हैं
तो ठीक, अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके आप बदले में दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। यानी यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिए जाते थे, लेकिन प्रश्न करने का जो है आपको अधिकार मिल गया था। ठीक है। फिर इसने केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, मतलब इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे उनका चुनाव जो है गवर्नर करता था। ठीक है। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषदें होती थी उनका चुनाव कैसे होता था? उनका चुनाव व्यापारी संघ, जमींदार और इसके साथ ही जो विश्वविद्यालय के लोग होते थे, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते थे, या उनकी समिति के जो लोग होते थे, उनके मतलब उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद है उनके सदस्यों का चुनाव गवर्नर ही करता था। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चुनाव जैसा शब्द कोई पर्टिकुलर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, चूंकि एक प्रक्रिया दिखाई देती है तो उस रूप में यहाँ देखा जाता है। बाकी चुनाव नहीं मिलता है, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है। ठीक है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है इसके बाद। तो ये क्या है? तो इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो वायसराय थे उस समय भारत के। ठीक है। और इन्हीं मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में और वृद्धि कर दी गई। ठीक है। यानी उनकी संख्या और बढ़ा दी गई। जहां केंद्र में यह 16 से 60 कर दी गई, वहीं प्रांतों के अलग अलग आधार पर इसकी संख्या भी अलग अलग रही। यानी जितने जितने प्रांत थे, अलग अलग प्रांत और अलग अलग वहां पर विधान परिषदों में उनके सदस्यों की संख्या। ठीक है। केंद्रों में, यानी जो केंद्र में सरकारी बहुमत बना रहा। ठीक है। यहाँ पर गैर सरकारी लोगों का बहुमत नहीं था, सरकारी बहुमत बना रहा, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हुआ करता था। ठीक है। चूंकि अब शक्ति का आधार, मतलब शक्ति तो केंद्र में ही नहीं था, इसलिए यहां पर सरकारी बहुमत बना रहा, प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत भी हो गया, तो उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं था। ठीक है। फिर इसके तहत, यानी 1909 के तहत बजट पर संकल्प रखना और अनुपूरक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया गया, यानी पूछने की आज्ञा दे दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय बजट पर संकल्प रखने की और अनुपूरक प्रश्न, वही आपने एक प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया गया, उत्तर से आप असंतुष्ट हैं तो उसी से फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जाता है अनुपूरक प्रश्न करना। फिर है इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। ठीक है। और यह विधि सदस्य बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर क्या होता है आगे, ये मतलब इसमें, यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है। यानी अब अगर किसी जगह पर मुस्लिम नेता खड़ा होता है तो उसको चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम कमेटी के लोगों को ही है। उसके लिए वोट केवल मुस्लिम लोग ही देंगे, अन्य कोई जाति और धर्म के लोग नहीं देंगे। तो इसी को बोला गया पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो इसी के जनक माने, यही से फूट पड़ती है हिंदू मुस्लिम की। यही सबसे बोला जाता है कि 1909 से ही हमें फूट की चीजें दिखाई पड़ने लगी थी। ठीक है। तो इसी जो नियम आता है, जो ये नियम करते हैं मिंटो जी, इसीलिए इनको बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। ठीक है। फिर आता है आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम, और इसे बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। जहां मॉन्टेग इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, वहीं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची अब अलग अलग कर दी जाती है और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया जाता है। लेकिन सरकार इस समय एकात्मक ही रहती है, यानी
शासन की जो शक्ति है वो केंद्र में ही निहित होगी, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की समय सूचियों को बांट दिया जाता है। यहाँ पर हमें प्रांतों में द्वैध शासन दिखता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्रांतीय जो विषय हैं वो दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक हस्तांतरित, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आता था। वहीं दूसरा आरक्षित, जिसमें कानून व्यवस्था, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई संसाधन और उद्योग आते थे। अंग्रेज अपनी पकड़ आरक्षित विषयों पर एकदम बना के रखते थे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, भू राजस्व यानी टैक्स आ रहा है जिससे उन्हें आय होती है, वित्त आ रहा है सीधे सीधे, सिंचाई संसाधन और उद्योग आ रहे हैं। और जो हस्तांतरित विषय है उसमें क्या आ रहा है? शिक्षा। अब शिक्षा तो आप जानते हैं कि कितने बाद में वो शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं, और उसमें भी वो निस्यंदन का सिद्धांत लाते हैं, मतलब छन छन के शिक्षा देते हैं वो। और भारत में उनका शिक्षा देने का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो भी यही रहता है कि अपने हितों के लिए वो जो क्लर्क वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो ही उनका उद्देश्य रहता है। फिर स्वास्थ्य, हेल्थ पे भी कुछ ऐसा वो काम नहीं करते हैं, प्लेग फैल जाता है, अकाल आते रहते हैं, है ना। फिर स्थानीय प्रशासन, तो उसमें भी वो जमींदारों के थ्रू बहुत ही ज़्यादा शोषण करवाते रहते हैं, है ना। तो ये जो है हस्तांतरित विषयों पर अंग्रेज ध्यान नहीं देते थे ज़्यादा, लेकिन आरक्षित विषय ये रिजर्व रहते थे इनके पास, क्योंकि असली जो साधन था, चूसने का जो जरिया था, वो यही विषय हुआ करते थे। फिर आइए आगे देखते हैं। तो आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सलाह से ही करता था। तो अपनी कार्यपालिका परिषद तो उसकी अपनी ही है, क्योंकि केंद्र में गवर्नर पूरी तरीके से स्वतंत्र है यहाँ पर कि वो अपनी चीजों को करे, यहाँ पे उनका ही बहुमत है, किसी और का नहीं। तो आरक्षित विषय देखा ना आपने कि रिजर्व जो विषय है उसका पर शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सलाह से करता था। वहीं हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तो मतलब यहाँ पर हस्तांतरित विषय में वो सलाह ले लेता था भारतीयों की, लेकिन आरक्षित विषयों पर कोई सलाह वाला नहीं लेता था, अपने हिसाब से काम करता था वो, और अपने लोगों के बीच अपने हिसाब से करता था। फिर प्रांतों में इसे दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया, और ये जो दोहरी शासन व्यवस्था यानी द्वैध शासन, तो प्रांतों में द्वैध शासन कब आया ये पूछा जाता है, तो वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई। और यह यूनानी शब्द एक है डायआर्की, उससे आया। ठीक है, डायआर्की जो है यूनानी शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इस अधिनियम में यानी 1919 के अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था भी आती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो हमें फॉर्मेट है वो यहीं पे दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। ठीक है, फिर यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद में से 6 में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। यानी अब इसमें जहां 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा जाता था, देख ही रहे हैं आप 1909 का भारत परिषद अधिनियम, कि मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, लेकिन आगे चलकर 1919 में सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत की बात को कहा गया। ठीक है, और इसमें कानून, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित मताधिकार का भी अधिकार दिया गया। यानी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनके पास बहुत संपत्ति है, जैसे जमींदार लोग हो गए, तो उस आधार पर यहाँ पर मताधिकार का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यानी मत देने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, फिर लंदन में भारत के उच्चायुक्त के पद का इसमें सृजन किया जाता है, और अब भारत सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को भारत के जो उच्चायुक्त बनाए जाते हैं वहां पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी अब कुछ काम जो भारत सचिव के हैं वो भारत के उच्चायुक्त करेंगे। ठीक है, और ये लंदन में बैठे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर यानी 1919 में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और राज्य विधानसभाएं अब अपना अलग बजट स्वयं बना सकती थी। ठीक है, तो राज्य विधानसभाएं यहाँ पर अपना बजट खुद बनाएंगी। फिर एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया और 1926 में इसी के तहत ली कमीशन का गठन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक काम और होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि अब इसी के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है जिसका कार्य होता है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो 1919 में इस आयोग के बनने की बात की जाती है जो 10 वर्ष बाद आएगा और जांच करेगा कि अब तक क्या काम हुए और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी के तहत ये बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की, क्योंकि देखिए 1919 का समय है और 1929 में ही आना था साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष साइमन थे इसलिए इसे साइमन कमीशन बोला जाता है। तो 1929 में आना था, लेकिन जो है इस समय ब्रिटेन में इंग्लैंड में चुनाव चल रहे होने थे, मतलब 1929 में चुनाव होने थे, इसलिए इसे 2 साल पहले 1927 में ले आया जाता है। यानी अब 1927 में साइमन कमीशन आएगा और वह एक रिपोर्ट अपनी देगा और इसी साइमन कमीशन का काफी विरोध होता है। क्यों होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन आप पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। आइए अब देखते हैं कि साइमन आयोग आया तो क्यों आया, इसका विरोध हुआ तो क्यों हुआ और इसकी सिफारिशें क्या क्या थीं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्थिति का अनुमान लगाने हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन होता है। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत के शासन की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और इसी के तहत 1929 में आना था साइमन कमीशन। लेकिन चूंकि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे, इसीलिए इसे 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही गठित कर दिया जाता है। और चूंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जॉन साइमन और इसीलिए इस आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विरोध हुआ तो क्यों हुआ। तो इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। चूंकि आप भारत के शासन के बारे में अनुमान लगाना चाहते हैं, उसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं और ऐसे में आपने किसी भारतीय को ही नहीं लिया, इस कारण ये सबसे ज्यादा इसकी भर्त्सना की जाती है और बहुत विरोध होता है। और विरोध का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स लाठी चार्ज करते हैं और इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में भी ये अपने में बहुत महत्व रखती है, जिसे हम इतिहास में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कुछ इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1935 के एक्ट में स्वीकारी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसका काफी महत्व है। ठीक है, तो होता क्या है, आगे क्या होता है कि चूंकि बहुत ज्यादा विरोध होता है तो मामला काफी टाइम तक गर्म रहता है और अंततः 1930 में यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है और इसमें कुछ सिफारिशें की जाती हैं। वो ये कि द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की इसमें सिफारिश की जाती है। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु 3 गोल मेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जिनमें से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, फिर सम्मेलनों की चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंततः इसकी कुछ सिफारिशों को संशोधित कर 1935 के एक्ट में शामिल कर लिया गया। इसी कारण इसको यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर इसी बीच एक घटना और घटती है और वो क्या है, वो है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या होता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ये योजना
प्रस्तुत की जाती है। इसमें ना सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही होती है, बल्कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। तो हमने देखा था कि 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जा रही है और उसके बाद 1919 में आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ईसाई, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कही जाती है और 1932 में अब दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कर दी जाती है। और ऐसे में गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस समय वो यरवदा जेल में हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं आमरण अनशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हिंदुओं में भी अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से फूट डाली जाएगी, तो ये सही नहीं है और इसी के विरोध में वो बैठ जाते हैं आमरण अनशन करने। फलतः क्या होता है कि कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस समय दलितों के अग्रणी नेता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच ये समझौता होता है। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि अब संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन दलितों के लिए इसमें स्थान आरक्षित कर दिया जाता है। तो यानी दलितों के लिए अब कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन संयुक्त जो हिंदू निर्वाचन प्रणाली है वो बनी रहती है। ठीक है, पृथक निर्वाचन जैसी चीज इनको यहाँ पे नहीं मिलती है। फिर आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है और यह एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, इसमें 3 अनुसूचियों का भी प्रावधान दिखाई पड़ता है और ये है संघ सूची जिसमें 59 विषय होते हैं, राज्य सूची जिसमें 54 विषय होते हैं और अवशिष्ट शक्ति वायसराय में निहित होती है। इसमें अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रांतों में इसमें द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहीं से 1935 के अधिनियम से ही केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ हो रहा है क्या? केंद्र में द्वैध शासन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। उस समय 11 राज्य हुआ करते थे और जैसे जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आजादी के बाद किस किस तरीके से नए नए राज्यों का गठन होता है, किन किन आधारों पे। ठीक है, तो उस समय 11 राज्य थे जिनमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाती है और ये हैं बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। इसी के तहत संवैधानिक निरंकुशता का भी सिद्धांत आता है और इसी के तहत दलित, मजदूर वर्ग, महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन कर पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का भी विस्तार किया जाता है। फिर इसके तहत 1858 में बनाई गई जो भारतीय परिषद होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है और इसके साथ ही अब मताधिकार का जो विस्तार है वो 10% जनसंख्या को दे दिया जाता है। यानी अब जो मतदान करने का अधिकार है वो देश की लगभग 10% की जनसंख्या को मिल जाता है। और 1935 के अधिनियम के तहत ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जाता है। फिर 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। आईएएस के मेंस में एक प्रश्न आता है कि क्या 1950 का संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रतिकृति था? तो अगर हम देखें तो हमें आज भी जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमें केंद्र में निहित दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये भी यहाँ से लिया गया है। इसके साथ ही द्विसदनीय व्यवस्था भी राज्यों में दिखाई पड़ती है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो की थी तो आज भी रिजर्व बैंक है।
जो लोक सेवा आयोग का गठन है वो भी हमें दिखाई पड़ता है, संघीय न्यायालय की भी स्थापना का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। तो और ये जो विस्तृत लिखित दस्तावेज के रूप में जो धाराएं और अनुसूचियों का क्रम है वो भी आज हमें मिलता है। तो अगर हम देखें तो इसकी सारी विशेषताएं हमें 1950 के संविधान में एज इट इज मिलती हैं। वो बात और है कि उसमें और भी चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो एज इट इज हमें 1950 में एक प्रतिकृति रूप में यानी एक फोटोकॉपी के रूप में बिल्कुल दिखाई पड़ता है। और इसकी पुष्टि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो व्यवस्था हमें 1935 में दिखाई पड़ती है और वही व्यवस्था हमें 1950 के संविधान में भी दिखाई पड़ती है। तो इससे आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना लागू कर दी होती है, और योजना मतलब पेश कर दी होती है, और सत्ता का उत्तरदायित्व अब भारत को सौंपा जाता है। तो ये भारत विभाजन के साथ ही भारत को सत्ता का उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना को 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो 1946 में गठित संविधान उन पर ही लागू होगा जो इसे सहर्ष स्वीकारेंगे, और यह बात मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार ली। मतलब ये कह रहा है कि जो संविधान बनेगा उसको अगर रियासतें या जो राज्य चाहें वो स्वीकारते हैं अपनी खुशी से, तब तो ठीक है। अगर वो चाहें तो इसे न स्वीकारते हुए अपना संविधान, अपना कानून और अपने तरीके से शासन चला सकते हैं। तो मुस्लिम लीग जो है वो इससे बिल्कुल सहमत हो जाती है, क्योंकि वो कहती है ठीक है भाई, हम नहीं स्वीकारते और हमें अपना राज्य और संविधान अलग बनाना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। संप्रभु राष्ट्र क्या होता है कि अब भारत शासन करने के लिए और अन्य सभी बातों के लिए जितने भी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे हैं उन सब पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। वो किसी का डोमिनियन नहीं है, वो किसी देश का अब गुलाम नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। फिर भारत का विभाजन 2 डोमिनियनों में यानी भारत और पाकिस्तान में कर दिया जाता है, और दोनों राज्यों में यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है, और इसकी नियुक्ति तो ब्रिटिश ताज द्वारा की जाती है, लेकिन ताज का अब इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब ये जो गवर्नर जनरल हैं वो पूरी तरीके से अपने अपने राज्यों के प्रति और राज्य की सरकारों के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, फिर देश का संविधान बनाने या किसी देश के संविधान को अपनाने की अब पूरी शक्ति दे दी जाती है। यानी या तो अपना संविधान खुद बना लो या तो किसी देश के संविधान को आत्मसात कर लो, जो करना है करो, ये शक्ति अब दे दी जाती है। फिर दोनों राज्यों को यानी भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को नया संविधान बनाने और संबंधित क्षेत्र में विधानसभा बनाने की भी शक्ति अब दे दी जाती है। दोनों राज्य कौन? भारत और पाकिस्तान। तो अब चाहे तो भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी राज्यों की जो संविधान सभाएं हैं या तो उनके द्वारा नया संविधान बना ले, और चाहे तो संबंधित क्षेत्र में विधानसभाएं भी बना लें। तो ये शक्ति भी अब दे दी जाती है। फिर अब भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन शासन चलाने के लिए राज्यों में सचिवों की नियुक्ति की जाती है। फिर भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाता है अब, और रियासतें पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती हैं। यानी अब जो रियासतें थी छोटी छोटी, उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो भारत के साथ जाएं, चाहे तो वह पाकिस्तान में मिल जाएं। ठीक है, और इसी के तहत रियासतों का एकीकरण करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, और रियासतों के एकीकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, फिर इसके तहत यानी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश प्रभुत्व और हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। यानी जो आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स का दखल और प्रभाव था वो भी समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स के मताधिकार संबंधी अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, यानी अब उनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं रह जाते हैं। फिर इसने भारत के सम्राट जैसी शाही उपाधियों का भी अंत कर दिया, और अब सिविल सेवकों की नियुक्ति राज्यों के सचिवों द्वारा की जाती थी। और अब इस
जो सिविल सेवा की जो भर्ती होती थी इसमें आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। तो इतने सारे परिवर्तन हमें 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद भारत जब आज़ाद हो जाता है तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस तरीके से हमने देखा ताज का शासन। अब कल हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। क्लास को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।